हेलो एवरीवन। हमने अब तक देखो सारी माइक्रो कर ली है। तो अभी जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं आज मैराथन क्लास ले रही हूँ। तो इसमें हम सारा कुछ करेंगे, मतलब होल सिलेबस एक ही क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कवर करेंगे, ताकि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन हो जाए। इसके बाद मैं एक आपकी स्टैट्स की क्लास भी ले लूंगी, ठीक है, इकट्ठी सारी, जिसमें हम फुल स्टैटिस्टिक्स भी कर लेंगे। तो इससे आपका 11th क्लास का सारा, मतलब जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो कवर अप हो जाएगा। और न्यूमेरिकल सेक्शन जो भी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपका पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बनते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक क्लास मेरी वो भी रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो ये मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसको आप आराम से सुनिएगा और एग्जाम के पहले ज़रूर सुन के जाइएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें क्या क्या कवर करवाने वाली हूँ: मीनिंग, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमारी कौन सी हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फिर हमारा आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। फिर हमारा देखो एक आता है थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड का चैप्टर आता है, और थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर आता है। तो इसमें मैंने डिमांड और सप्लाई को इसलिए कंबाइन कर दिया क्योंकि दोनों जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, तो इससे आपको इजी हो जाएगा मेमोराइज करना। इसी तरीके से मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी कंबाइन कर दिया है, तो आपको इजीली मेमोराइज हो जाएंगी सारी चीजें। अगला आपका कॉस्ट और रेवेन्यू का आता है। ठीक है, कॉस्ट का अलग चैप्टर है आपको, रेवेन्यू का अलग, इसको भी मैंने कंबाइन कर दिया है। देन आपका प्रोडक्शन फंक्शन का आता है। फिर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का आता है। फिर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का आता है। देन परफेक्ट कंपटीशन या फॉर्म्स ऑफ मार्केट का आता है। ठीक है, ये आपका सारा सिलेबस है, आपका जो भी आपका +1 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होगा। तो सबसे पहले हम आज सबसे फर्स्ट चीज जो मीनिंग है, जो मीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, उसको कवर करेंगे। तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से आया है। तो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक के दो वर्ड्स हैं, ओइको एंड नामेंस। ठीक है, तो जो ओइको का मतलब है, ओइको का मतलब क्या होता है, स्टडी, एंड नामेंस का मतलब होता है हाउस होल्ड। तो इसका मतलब है आपका स्टडी, और नेमेंस का मतलब है हाउस होल्ड। तो इसलिए ये किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो मैंने आपको वीडियो में दिया था सारा डिटेल में, है ना, मीनिंग वाला भी। तो इसमें हमारी मेनली ये मीनिंग है, बट इकोनॉमिक्स क्या है, जो मेन आपने याद रखनी है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन है। रॉबिन्स किसकी डेफिनेशन को देता है, वो स्कार्सिटी के ऊपर फोकस करता है। वो कहता है कि हमारे पास क्या है, बहुत स्कार्स रिसोर्सेज है, पर उन हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, हमारी जो विश है कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन बीइंग्स की, पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उनकी वजह से लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है स्कार्सिटी की। तो हम स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होती है, अगर आप दो चीजें चाहते हो तो दोनों चीजें हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उन दोनों चीजों में से हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है। इस वजह से इन दोनों में जो हमने चॉइस करनी है, क्योंकि उस हमारे रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूसेज भी। अब एक ही रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो इन ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से क्या हो जाता है, चॉइस आती है। तो हमें उनमें से यूज चूज करना पड़ता है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को अगर लिखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इजी रह जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका नेचर। तो नेचर में हमने हमेशा ये याद रखना है कि नेचर में दो चीजें पहले बनानी है। देखो, आप फ्लो चार्ट बना के आओगे तो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो ऐसे नेचर लिख देना। नेचर में आप लिखना कि साइंस होता है और आर्ट होता है। ठीक है, फिर साइंस में भी आगे साइंस क्या है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है पॉजिटिव साइंस, ठीक है, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, अब
पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस में क्या है? देखो पॉजिटिव साइंस में आप लिखते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल, यहीं पे लिख दोगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि नेचर में हमें दो चीजें बतानी है, एक साइंस और एक आर्ट। अब साइंस क्या होती है, वो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होती है जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चल रही है। ठीक है, वही सिस्टम के साथ, वही साइंस के साथ हमें सारा कुछ चलना पड़ेगा। ठीक है, पर आर्ट क्या होती है, आर्ट एक स्किल्ड नॉलेज होती है जो हमें गैदर करनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी चीज को स्किल के साथ अगर हम करेंगे तो काम वो अच्छे से करती है। तो स्किल्ड नॉलेज को लेने के लिए हम आर्ट बोलते हैं, और सिस्टम में काम करने के लिए, रूल्स के साथ करने के लिए हम साइंस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इसमें हम रूल्स भी लगाते हैं और स्किल भी लगाते हैं। अब साइंस में ये पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव साइंस में ये हमें ये बताती है कि क्या है, क्या था और क्या हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल आप कोई भी ले लेना। पॉजिटिव साइंस की आप जैसे डिमांड का लॉ है ना, डिमांड और प्राइस का लॉ है, उसको आप ले लेना, लॉ ऑफ डिमांड को। इसको अगर एग्जांपल के साथ बताओगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आप कवर करना। तो अगर आप ये सारी चीजें लिख के आओगे कि इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आओगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा नेचर में, साइंस और आर्ट में, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड आर्ट क्या है, आपकी स्किल्ड नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपका नेचर में आप लिखोगे, फिर उसके बाद आप इसको डिफाइन करोगे कि ये पॉजिटिव साइंस ने नॉर्मेटिव साइंस दोनों। तो पॉजिटिव साइंस में व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल आएगा, और नॉर्मेटिव में व्हाट ऑट टू बी आएगा। तो व्हाट इज का मतलब है क्या है, व्हाट वाज क्या था, एंड व्हाट विल क्या होगा। ठीक है, पर व्हाट ऑट टू बी क्या हो सकता है। अब सकता है का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे अगर कोई भी पॉलिसी है, जैसे मान लो अभी इंटरिम बजट आया है ना, तो अभी गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि इन्होंने अभी बोला है कि हम जो एग्रीकल्चर है उसको इंक्रीज करेंगे। तो बोला है एग्रीकल्चर को इंक्रीज करेंगे, होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, वी आर नॉट कंफर्म। जब होगा तब पता चलेगा। क्या पता कि वो हो भी सकता है इंक्रीज, और क्या पता कि वो नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बताई है उन्होंने। तो इस वजह से ये क्या बन जाती है, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस बन जाती है जो एक पॉसिबिलिटी को बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बात करती है तो नॉर्मेटिव साइंस है। तो इसमें आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आगे, ये आगे आपका नेचर जो आपने करना है। उसके बाद इसमें और क्या आती है, आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। मतलब पहले तो इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी क्या होती है, वो प्लेस, वो जगह जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। अब यहाँ पे टर्म आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज क्या होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो काम होते हैं जो कि मनी के रिलेटेड, मनी अर्न करने के लिए की जाते हैं। अब मनी अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, मनी अर्न करने के लिए हम तीन चीजें करते हैं। एक हम करते हैं प्रोडक्शन, हम कोई भी चीज, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। एक हम करते हैं कंजम्पशन, अब उनको हम कंज्यूम करते हैं। एक हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अब प्रोड्यूस किया है तो डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन। इस ये तीन काम आते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो जो भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगी, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं, जहां पे होंगी उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे, और वो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे होती है उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, आप सबको ये समझ आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी क्या होती है। अब हम करते हैं बात कि इकोनॉमिक इकोनॉमीज होती कौन कौन सी टाइप की है। तो मेनली हमारी इकोनॉमीज जो है वो तीन टाइप की होती है।
ठीक है, तीन कौन कौन सी टाइप की होती हैं? अब हमारी इकोनॉमी 3 टाइप्स की है। एक आती है आपकी कैपिटलिस्ट, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, एक आती है हमारी सोशलिस्ट, जिसे हम सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रल कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। एक आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स का मतलब ही मिक्स है। अभी मिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों आएंगे, मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को प्लस कर दो तो मिक्स्ड बन जाती है। तो मिक्स तो बहुत इजी हो गया, कैपिटलिस्ट को समझ लो, सोशलिस्ट को समझ लो, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे बनाई जाओ। तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पैसा है, और यहाँ पे सोशल है, सोशल का मतलब होता है वेलफेयर। तो मिक्स में क्या होगा, कैपिटल भी है और वेलफेयर भी है। ठीक है, सोशल भी है और कैपिटल भी है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे सिर्फ फायदे के लिए सोचा जाता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचा जाता है, प्रॉफिट इकोनॉमी होती है। पर वो इकोनॉमी जहां पे लोगों की भलाई के लिए भी सोचा जाता है, उसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे लोग अपना प्रॉफिट भी सोचें और वेलफेयर के लिए भी सोचा जाए। ठीक है, दोनों चीजें। तो प्रॉफिट कौन करता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर देखता है। प्राइवेट क्या करता है, सिर्फ अपना फायदा सोचता है। तो प्राइवेट सेक्टर जहां पे सिर्फ काम करता है वो हो गया कैपिटलिस्ट। जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काम करता है, ठीक है, पब्लिक काम करती है, वो हो गया सोशलिस्ट। और जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, यहाँ पे पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, इनको हम बोलेंगे कौन सा सेक्टर, मिक्स्ड सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की एग्जांपल होती है इंडिया। इंडिया में क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। सोशलिस्ट की है रशिया, यूएसएसआर रशिया है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी चाइना हम लगा सकते हैं, चाइना, यूके, यूएस, है ना। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ये मेनली अपना फायदा सोचती है, अपने फायदे के लिए काम करती है। ठीक है जी, ये आपका आ गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया है, पहले तो यूटिलिटी आपको पहले पता होना चाहिए। तो यूटिलिटी के लिए हमेशा याद रखना, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यही डेफिनेशन लिखाओगे, यही है। ठीक है, पावर ऑफ कमोडिटी। तो एक कमोडिटी से जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, उतनी पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी जो है वो पहले तो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, मतलब अगर मैंने 5 थिंग्स को कंज्यूम किया है, 5 कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया, उस 5 यूनिट से टोटल से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसे मैं बोलूंगी टोटल यूटिलिटी। सेकंड आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड बहुत जगह पे आएगा। तो मार्जिनल वर्ड को आप हमेशा चेंज के तौर से लेना है। ठीक है, जहां पे भी अगर यूटिलिटी वर्ड लग गया तो यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड लग गया, जैसे इसकी जगह पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी की जगह पे आपको रेवेन्यू वर्ड बना रही हूँ ठीक है, तो अगर रेवेन्यू वर्ड लग गया तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एडिशनल कंजम्पशन, एक एडिशनल यूज के लिए, एडिशनल चीज के लिए जो हमारा चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल। तो रेवेन्यू में एक एडिशनल कमोडिटी सेल करने से जो हमारा आता है ना, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यूटिलिटी में क्या है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमारी यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, थर्ड हमारी यूटिलिटी आती है हमारी इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब फर्स्ट। तो इनिशियल यूटिलिटी मतलब जो फर्स्ट मैंने यूनिट कंज्यूम की, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से
जो हमारी यूटिलिटी मिली उसे मैं बोलती हूँ इनिशियल यूटिलिटी। तो ये आपको समझ आ गया कि यूटिलिटी क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, इनमें रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। तो टोटल यूटिलिटी जो होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो होती है चेंज, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे चेंज भी लिख देती हूँ। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। टीयू को निकालना है, मतलब टोटल यूटिलिटी को निकालना है तो एमयू पता होनी चाहिए, और एमयू को निकालना है तो टोटल यूटिलिटी पता होनी चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं ये समीशन ऑफ समीशन ऑफ एमयूज, जितने भी एमयू हैं उनका सम कर दो तो टीयू आता है, और एमयू को हम लिखते हैं डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। या तो ये फॉर्मूला लिखते हैं या हम लिखते हैं टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन। ठीक है, मतलब एक एन कमोडिटी और उसमें से जो उससे पहले वाले कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिली टोटल उसको। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया यूटिलिटी के बारे में, कि पहले यूटिलिटी होता क्या है, कैसा होता है, किस तरीके से होता है, सारा वो उसके रिलेटेड हमने करना है। तो ये आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। तो इस तरीके से आप पहले यूटिलिटी को स्टार्ट करोगे कि यूटिलिटी किस तरीके से मेजर की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को दो पर्संस ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, तो पहले हमारा फर्स्ट अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, सेकंड अप्रोच हमारा आएगा ऑर्डिनल अप्रोच। जो हमारी कार्डिनल अप्रोच है ये हमें किसने दी है? मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल। ये हमारे याद रखिएगा, एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो हमारा एल्फ्रेड मार्शल है इसने हमें क्या दिया है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स मतलब 1 2 3 4, है ना। तो ये कहता था कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने दो चीजें कंज्यूम की है, टू थिंग्स को कंज्यूम किया है, तो टू थिंग्स से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, तो मैं इसको नंबर्स में बता सकती हूँ कि मुझे 50 यूटिलिटी मिलती है, या हम मुझे 80 यूटिलिटी मिलती है। तो 80 यूटिलिटी नहीं बोलता था, इसकी एक मेजरिंग यूनिट है जिसे बोलता था ये यूटिल्स। तो ये कहता था मुझे 80 यूटिलिटी मिली है दो चीजें कंज्यूम करने से। तो यूटिल्स, जैसे हम एक कपड़ा है तो उसको मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं? मीटर। ठीक है, सड़क पे तो किलोमीटर्स। तो इसी तरीके से किसी भी थिंग को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनी है उसे हम बोलते हैं यूटिल्स, उसकी यूटिलिटी को। तो ये कहता था कि नंबर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसका अप्रोच आ गई कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इसने क्या दिया था? इसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है विद द एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी, जब हमारी किसी कमोडिटी से एडिशनल कंजम्पशन लेते हैं, द यूटिलिटी derived from additional unit decreases। ठीक है, ये आप डेफिनेशन जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करती है कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, ठीक है, जो उससे मुझे यूटिलिटी मिली है वो हमेशा डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है, जैसे ये कहता, ये मान लीजिए कमोडिटी है 1 2 3 4 एंड 5। तो इससे टोटल यूटिलिटी जो मिली है मान लीजिए 50, देन उसके बाद 90, देन उसके बाद आपका 120, देन आप लगा लीजिए 140, देन उसके बाद 130। ठीक है, इस तरीके से है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली मतलब चेंज, तो पहले वाला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, देन चेंज कितना आया? 40 का चेंज आया। देन चेंज कितना है तो माइनस करते जाओ। ठीक है, 120 में से 90 को माइनस करो, कितना आएगा? 30। देन चेंज माइनस करो 20, देन माइनस करो -10,
तो आप देखोगे 50 से 40 हो गया, 40 से 30 हो गया, 30 से 20 हो गया, 20 से -10 हो गया। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाती है। तो इसको अगर कर्व के थ्रू दिखाएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना, ओरिजिन बनाना। और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, तो क्या ले रहे हैं हम, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी बनाओगे तो इसको आप इस तरीके से दिखा देना कि एम यू जो है ये कर्व है जो ए से स्टार्ट हुई है और बी पे कट करती है, यहाँ पे ये क्या होता है, 0। ठीक है, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमें फुल सेटिस्फेक्शन हो गई है। ठीक है, सेटिएशन भी बोलते हैं इसको, सेटिएशन भी बोलते हैं, सेटिईटी भी बोलते हैं। तो सेटिटी, सेटिएशन एंड सेटिस्फेक्शन, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। इसको आप डिफाइन करके आना, टेबल को भी और डायग्राम को भी, तो आपका बहुत इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला टॉपिक आपका इसमें आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, वेयर द कंज्यूमर डजंट वांट टू मूव अप और डाउन। ठीक है, अप और डाउन का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो उससे ऊपर जाना चाहता है ना वो उससे नीचे जाना चाहता है। उसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, द टेंडेंसी of consumer not to move below or above a certain level of satisfaction, इसे हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ना वो दो टाइप्स में इसने डिवाइड किया। एक इसने बोला सिंगल कमोडिटी केस, एक इसने बोला मोर देन सिंगल या डबल कमोडिटी केस। ठीक है, तो मोर देन सिंगल ही बोलता है, वैसे डबल और टू कमोडिटी केस स्पेसिफिकली नहीं बोलता है। तो सिंगल कमोडिटी केस में इसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ही लगाया है। तो इसने कहा कि क्या करना है हमें, अगर मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी एक्स कमोडिटी की है, वो गिवन है, उसको क्या करो, अब उसके गिवन प्राइस के साथ डिवाइड करो, और जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलती है उसके साथ इक्वेट कर दो। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगी, मतलब ये वाली रेशो जब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगी, उस लेवल पे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, केस स्टडी डाल के। तो ये आपकी सेटिस्फेक्शन की लेवल को याद रखिएगा। और डबल कमोडिटी या मोर देन सिंगल कमोडिटी में क्या कहता है कि मान लो आपके पास दो कमोडिटीज हैं, एक एक्स है एक वाई है। अब इसको इसके प्राइस से डिवाइड कर दो और इसको इसके प्राइस से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसको इक्वेट कर दो किसके साथ, एम के साथ, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी से मिली है। तो जहां पे ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उस लेवल को ये क्या कहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिफाइन करता है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा होप कि कार्डिनल यूटिलिटी सिंगल कमोडिटी केस में भी और टू कमोडिटी केस में भी। तो यही आपका मेन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। तो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कह रहा है कि ये पहले तो ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक वे में, एक तरीके में लगाना। तो जैसे अगर मैं सूट्स की बात करूँ या मतलब आप किसी भी चीज की, आप फ्रूट्स की बात करो, ठीक है, तो आप फ्रूट्स की बात करते हो तो फ्रूट्स क्या है, आपको आपको जैसे एप्पल है ना, ऑरेंज है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, आपको ऑप्शन दिए गए ये हैं। तो आप क्या करोगे, इन चारों को किस सीक्वेंस में लगा रहे हो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको जो ऑरेंज है वो ज्यादा पसंद है तो आप कहोगे मुझे ऑरेंज पसंद है, देन उसके बाद मुझे बनाना पसंद है, देन एप्पल,
देन ग्रेप्स। तो क्या कर रहे हो आप, एक ऑर्डर में लगा रहे हो इसको, तो इस ऑर्डरिंग को बोलते हैं हम ऑर्डिनल। तो वो कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। तो ये किसने कहा था, हिक्स ने कहा था। तो हिक्स ने कार्डिनल यूटिलिटी को क्रिटिसाइज किया ऑन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि हम इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा ये कहता है हमारे पास अकेली सिंगल कमोडिटी नहीं होती, मोर देन सिंगल कमोडिटीज होती हैं। मोर देन वन कमोडिटी होती है जो एक टाइम पे हम कंज्यूम करते हैं, या हमारे पास कुछ बंडल ऑफ गुड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं इकट्ठा। जैसे आप खाना खाने बैठे हो तो एक आपकी थाली है, तो थाली में क्या है, रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, रायता भी होगा, अचार भी होगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक बंडल ले रहे हो गुड्स का, इकट्ठा कंज्यूम कर रहे हो। तो इस बंडल से आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, ना कि अकेली एक कमोडिटी से, एक अकेली एक चपाती से सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसने मोर देन वन या बंडल ऑफ कमोडिटीज के ऊपर कहा। तो ये कहता कि हम अपनी प्रेफरेंसेस को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, हम अपनी प्रेफरेंसेस को एक ऑर्डर में लगाते हैं, जिस वजह से हमारी जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी बनती है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को इसने डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ये इंडिफरेंस कर्व होती क्या है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जो दो बंडल ऑफ कमोडिटीज या दो कमोडिटीज के ग्रुप को हम जब कंज्यूम करते हैं और उससे सेम सेटिस्फेक्शन लेते हैं उसे बताती है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बंडल ऑफ गुड्स कमोडिटीज वाई है, ठीक है, यहाँ पे वाई कमोडिटीज का बंडल है और एक बंडल ऑफ कमोडिटीज एक्स का है। तो जब इन दोनों को आप कंज्यूम करते हो तो इस तरीके से ये कर्व बनती है आईसी। तो ये कहते हैं कि हम दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो एक्स को कम कर रहे हैं, वाई को ज्यादा कर रहे हैं, या हो सकता है कि हम वाई को कम कर रहे हैं और एक्स को ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग होते हैं। पर ये कहता है कि आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ये सारे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम वाई को ज्यादा लेकर और एक्स को कम लेकर जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही सेटिस्फेक्शन हमें एक्स को ज्यादा लेकर और वाई को कम लेकर मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी जो है सेटिस्फेक्शन डिटरमाइन होती है इंडिफरेंस कर्व में। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसने इंडिफरेंस सेट के बारे में भी कहा है। तो इंडिफरेंस सेट क्या होता है, वो जो टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करे। तो मान लीजिए आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है, ग्रुप्स क्या है, बहुत सारे हैं। तो ग्रुप ए है, बी है, सी है और डी है, जिसमें आप एक एक्स और एक वाई कमोडिटी दोनों को ले सकते हो। तो जब आप एक्स की 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो वाई की 1 ले रहे हो, और जब आप एक्स की कम कर देते हो 8 तो वाई को 2 कंज्यूम करने लग जाते हो। और जब आप इसकी क्या कर लेते हो, इसकी मान लीजिए 5 कंज्यूम करने लग जाते हो तो इसकी 3 करते हो, और मान लीजिए इसकी 2 कंज्यूम करते हो तो इसकी आप 4 करने लग जाते हो। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ठीक है, तो इन सारे ग्रुप्स को जब आप डायग्राम में बनाओगे तो ये एक आईसी कर्व बन के आएगा। तो जब हम टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये आईसी मतलब इंडिफरेंस सेट है, और जब हम इसको डायग्राम की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व बन जाती है। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि एक जो कंज्यूमर है उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपको। इसका मतलब क्या है, अभी मैं छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये है आईसी। तो इसका मतलब क्या है कि हर कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे क्या मिले, कम से कम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा वो एक्स्ट्रा चीज ले। इस वजह से क्या हो जाता है कि वो कम देना चाहता है और ज्यादा लेना चाहता है, जिस वजह से आईसी जो है डाउनवर्ड की तरफ जाती है, दूसरी को बढ़ाती है, ठीक है, और पहली को भी कम देती है। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि एक को कम करना है तो दूसरी को, मतलब दूसरे को बढ़ाने के लिए एक को थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, इसलिए ये स्लोप्स डाउनवर्ड होती है। सेकंड ये होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन।
कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अगर एक्स कमोडिटी को गिव अप करना है और वाई को लेना है, तो एक्स को मैं अगर पहले 5 गिव अप कर रही थी तो अब मैं 5 नहीं गिव अप करूंगी, 5 यूनिट्स नहीं करूंगी, अब मैं 3 यूनिट्स करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कम हो गई एक्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं और कम से कम देना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक चीज को सब्सटीट्यूट करते हो जब दूसरी चीज से, तो आप कम देना चाहते हो, डिमिनिश करते हो उस रेट को, तो इस वजह से ये होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, थर्ड आपकी हायर द आईसी हायर विल बी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जितनी ज्यादा आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये IC1 है तो इससे एक ऊपर अगर हम ले IC2, तो IC2 मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी रेदर देन IC1। तो IC1 से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी और IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, ये आ गई आपकी। फोर्थ आती है इट नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है ना वाई एक्सिस। यहां से आपको पता चल जाएगा, देखो तो उसने क्या बोला था, मोर देन वन लेना है हमने, एक नहीं लेनी। जब हमने एक लेनी ही नहीं है तो ये या तो एक्स और या तो वाई को क्यों टच करेगी, ये एक्स और वाई को टच नहीं करेगी, क्योंकि हमने जब एक सिंगल कमोडिटी लेनी ही नहीं है, हमने दो कमोडिटीज या दो से ज्यादा कमोडिटीज इकट्ठी कंज्यूम करनी है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हम हमेशा क्या है अबव द एक्सिस रहेंगे, बिलो एक्सिस या मतलब एक्सिस के ऊपर कभी भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, फिफ्थ आ गई ये इंटरसेक्ट भी नहीं, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास दो आईसी कर्व्स है, एक मान लीजिए आईसी ये है, एक मान लीजिए आईसी ये है, तो यहाँ पे ये कट कर रही है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर वाली हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन वाली कही, तो अगर ये टच कर गई इसका मतलब दो आईसीज सेम सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू हिग्स की थ्योरी। तो कहते हैं ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि आईसी दो आईसी सेम सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, इस वजह से ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बजट। अब आप कोई भी चीज लेने जाते हो, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, है ना, कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हो, तो सबसे पहले शॉपकीपर आपसे क्या पूछता है, भाई आपका बजट क्या है, कितने की चीज लोगे। मतलब मान लो आप कोई परचेज करने जा रहे हो, टॉप वगैरह लेने जा रहे हो, टी शर्ट लेने जा रहे हो, ट्राउजर्स लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले शॉपकीपर आपसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर मैम आपका मिनिमम बजट कितना है, हम उसके अकॉर्डिंग, या मैक्सिमम बजट आप कितना खर्च करना चाहते हो उसके लिए हमें बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे, है ना। तो बजट क्या है, बजट इज योर इनकम, कितनी इनकम आप खर्च करना चाहते हो उन कमोडिटीज के ऊपर। तो जो आपकी इनकम है उसको आप बजट बोलते हो। ठीक है, तो एक होता है बजट सेट, एक वर्ड आता है बजट सेट। सेट का मतलब टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, जब आप अपनी कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हो कि आप ये चीजें ले सकते हो इतने रुपए में। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बजट सेट। एक होती है आपकी बजट इक्वेशन। अब बजट इक्वेशन भी आपकी इनकम को बताती है, बट ये कैसे ये कैसे बताती है, ये है m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय y। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है x का उसको x की कमोडिटी से मल्टीप्लाई करो, और जो प्राइस है y का उसको y की कमोडिटी से मल्टीप्लाई करो, दोनों का सम जो है हमारी टोटल इनकम के इक्वल आना चाहिए। m इज फॉर टोटल इनकम। तो मान लीजिए
प्राइस ऑफ एक्स है 2 एंड प्राइस ऑफ वाई है 3, ठीक है, और टोटल आपके पास क्या है 100 रुपीज है, 100 रुपीज खर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5 मान लीजिए, 2 की जगह पे ना 5 थोड़ा इजी रहेगा आपको कैलकुलेट। तो 2x प्लस 5y ये आपकी क्या बन गई है बजट इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, अगर x आपने बिल्कुल नहीं लेना है तो आप क्या करोगे 100 इज इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। तो y कितना लोगे आप, y कितना कंज्यूम करोगे 20 यूनिट्स कंज्यूम करोगे। और इसी तरीके से अगर आपको y नहीं लेना है सिर्फ x लेना है तो 100 इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। तो आप क्या कंज्यूम करोगे, ठीक है, कितना कंज्यूम करोगे x को 50, तो इट मीन्स 50 यूनिट्स आपकी x की हो जाएंगी अगर आप y नहीं कर। तो इस तरीके से अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ये बता रहे हैं सेट, ठीक है, पर ये निकलते कहां से हैं, ये एक इक्वेशन की फॉर्म से निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट इक्वेशन। इसी तरीके से हमारी एक होती है बजट लाइन। लाइन मतलब डायग्राम, फिगर, जो डायग्रामेटिक फॉर्म में हम कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं हमारी गिवन इनकम से, एक्स के और वाई के, उसे हम बोलते हैं बजट लाइन। अब ये मैंने बोला 20, वाई 20 ले सकते हो, तो मान लो ये 20 है, हमने x तो 0 ले लिया, और यहाँ पे x क्या है 50 ले सकते हैं, तो मान लो ये 50 है, हम y को 0 कर रहे हैं। तो इट मीन्स इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे मैं पॉसिबली ले सकती हूँ। तो ये लाइन को कैसे बनाया गया, जितने भी पॉइंट्स मैं ले सकती हूँ उनको ज्वाइन कर दो, दैट विल बी माई बजट लाइन, ठीक है। कि मतलब इतने सारे, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई भी चीज है जो मैं परचेज कर सकती हूँ, मेरे पास उसकी इनकम है, ठीक है। अब ये तो हो गया बजट लाइन। अब बजट लाइन में क्या आता है, शिफ्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो शिफ्ट क्या है, 2 तरीके, मतलब शिफ्ट मतलब चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट वर्ड ना चेंज ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो बजट लाइन में क्या है, चेंज आ सकता है, ठीक है। चेंज क्या है, 2 तरीके से आता है, एक को हम बोलते हैं शिफ्ट, एक को बोलते हैं रोटेशन, जो चेंज आता है। शिफ्ट किसकी वजह से आता है, इनकम के चेंज होने की वजह से, और रोटेशन किसकी वजह से आता है, प्राइसेस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन, और बजट लाइन का एक और नाम है इनकम लाइन, ठीक है। तो इनकम की वजह से लाइन बनी है तो इसलिए इनकम लाइन, प्राइसेस की वजह से भी ये लाइन बनी क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइसेस भी तो लिए, प्राइस एक्स प्राइस वाई, ठीक है। तो इस वजह से ये बन गई प्राइस लाइन। तो इनकम की वजह से इसमें शिफ्ट आता है और प्राइसेस की वजह से इसमें रोटेशन होती है। तो शिफ्ट कैसे आता है, अगर इनकम बढ़ गई, मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई, तो पहले ये थी, इनकम बढ़ के क्या हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, और इनकम कम होके कहाँ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसे शिफ्ट बोला जाता है। रोटेशन में क्या होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए तो आप एक कमोडिटी को क्या लेने लग जाओ, कम लेने लग जाओगे। तो मान लो एक्स का प्राइस बढ़ गया तो एक्स को क्या करोगे, कम, पर वाई को तो उतना ही लोगे, तो सिर्फ एक्स को कम करोगे, ठीक है। और प्राइसेस एक्स के अगर कम हो गए तो एक्स को बढ़ा दोगे, वाई को तो उतना ही लोगे, एक्स को बढ़ाओगे, वाई को क्यों कम ज्यादा करोगे। तो इस वजह से सिर्फ वाई का चेंज आ रहा है, एक्स मतलब एक्स का चेंज आ रहा है, वाई का चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स में जो है चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, एक्स को ज्यादा कर रहे हो, एक्स का प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, एक्स को कम कर रहे हो, ठीक है। तो वाई को नहीं छेड़ रहे हो, वाई वहीं पे ही है, तो इस वजह से रोटेशन। इसी तरह से अगर मैं वाई के पॉइंट पे बताऊं, तो मान लीजिए ये आपकी कर्व थी, वाई का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो आप सिर्फ वाई को चेंज करोगे, एक्स फिक्स हो गया, तो वाई को कम कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका वाई का रोटेशन। और इसी तरीके से वाई का प्राइस क्या है, कम हो गया, तो वाई को ज्यादा कर दिया, तो ये वाई का रोटेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं रोटेशन, ठीक है। यहां तक आपका रोटेशन कवर हो गया। अब आपका आता है बजट मतलब इक्विलिब्रियम। अब हमने उसमें भी किया था कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब एक कंज्यूमर जो है ना तो आगे जाना चाहता है ना पीछे जाना चाहता है, हमने उसमें किया था कार्डिनल यूटिलिटी में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे किस तरीके से होता है, यहाँ पे इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इसमें क्या है, हमारी 2 कंडीशंस आती हैं।
पहली कंडीशन क्या कहती है कि हमारी जो आईसी है वो क्या होनी चाहिए, बजट लाइन के साथ क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये मैंने पहले भी बोला था, ये सारा आपको लिखना है। कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, वहां पे लिख के आना है। इसको नाम दे दो, बी एल लाइन दे दो। ठीक है, मान लो बी एल हमारी बजट लाइन है। तो इसमें क्या है, हमारी इंडिफरेंस कर्व्स बना दो। ये IC1 है। ठीक है, एक ये IC बना दीजिए, IC2, और ये एक IC3 बना दीजिए। 3 ICs बना दी मैंने। ठीक है, तो अगर आप पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन कहती है कि IC इंटरसेक्ट करनी चाहिए बजट लाइन के साथ। तो बजट लाइन के साथ IC1 इंटरसेक्ट कर रही है, यस। ए और सी पॉइंट पे कर रही है, और ये ई पॉइंट पे कर रही है, पर IC3 नहीं कर रही। इट मीन्स ये हमारे लिए गलत है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इसको। तो ये तो रिजेक्ट हो गई। अब बची दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि आईसी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्लोप, स्लोप ऑफ आईसी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ठीक है, अब स्लोप क्या होती है भाई, तो आईसी की स्लोप होती है MRS, और बजट लाइन की स्लोप होती है PX अपॉन PY। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगे, MRS और PX अपॉन PY, वो होगा इक्विलिब्रियम। तो अगर हम A और C पॉइंट को देखें ना, यहाँ पे इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, MRS ज्यादा होता है, बढ़ रहा होता है। ये देखिए, यहाँ से MRS कम होने लग गया। चलो यहाँ से ये देखो, ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये MRS क्या हुआ, कम हो रहा है। और यहाँ से क्या है, ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब MRS क्या है, बढ़ रहा है। पर इस पॉइंट पे MRS क्या होता है, फिक्स होता है। तो px और mrs जो है इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आएगी। तो IC1 भी हमारे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। तो इस वजह से IC2 जो है, इस पे एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, तो डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, मैं साथ साथ चलूंगी। ठीक है, डिमांड क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर एक गिवन प्राइस के ऊपर ले सकता है। ठीक है, परचेज करने को तैयार है, परचेज करने को तैयार है, उसे हम बोलते हैं डिमांड। और सप्लाई क्या होती है, जो सेल करने को लिए, मतलब ये कंज्यूमर का पॉइंट है, कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, और ये प्रोड्यूसर का पॉइंट है, ये प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है। ठीक है, सेल करने को तैयार है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। यहाँ पे परचेज है, कंज्यूमर है तो डिमांड, सेल है, प्रोड्यूसर है तो सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो अगर डिमांड x की कर रहे हैं तो प्राइस भी x का होगा। इसी तरीके से सप्लाई भी, सप्लाई ऑफ x कमोडिटी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x कमोडिटी। तो दोनों ही प्राइस ऑफ x, बट इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं। तो डिमांड जो है, डिमांड ऑफ x कमोडिटी जो है वो प्राइस ऑफ x के ऊपर भी डिपेंड करती है, और प्राइस ऑफ y के, y मतलब रिलेटेड गुड के ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारी प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। और इसी तरीके से जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है वो भी प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ वाई यानी रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो फैक्टर्स लगाए हैं हमने, है ना। इस तरीके से बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर सप्लाई भी डिपेंड करती है। तो ये होता है आपका सप्लाई फंक्शन, और ये होता है आपका डिमांड फंक्शन। इसके बाद बात आती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन की, जैसे आप मेरी डिमांड लगा लो या आपकी एक बच्चे की डिमांड लगा लो। तो एक बच्चा प्राइस ऑफ, मतलब एक कमोडिटी 10 रुपीज की है, तो उसके ऊपर कितनी डिमांड कर रहा है, 50 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। तो ये हो गया, अगर प्राइस जो है वो 20 हो गया, तो वो 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। तो ये एक बच्चे के बारे में है, एक के बारे में, तो उसे मैं बोलूंगी इंडिविजुअल। अगर मैं इसी में ही बी की एक और बच्चे की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या है,
इस पे 100 यूनिट्स ले सकता है और इस पे 50 यूनिट्स ले सकता है। तो 10 रुपए पे वो 100 यूनिट्स ले रहा है और 20 रुपए पे वो 50 ले रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो बनेगी वो होती, मतलब जो ये वाली डिमांड है वो ए की है इंडिविजुअल डिमांड, और ये वाली डिमांड है वो बी की इंडिविजुअल डिमांड है। और इन दोनों इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो वो बन जाती है मेरी टोटल डिमांड। टोटल डिमांड मतलब मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये होगी इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इसी तरीके से इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई भी सेम है कि अगर प्राइस जो है वो 10 रुपी और 20 रुपी और वन फर्म, एक फर्म ए जो है वो यहाँ पे 20 यूनिट सेल करना चाहती है और यहाँ पे 50 यूनिट सेल करना चाहती है। इसी तरीके से एक और फर्म है बी जो यहाँ पे 10 रुपी पे 50 यूनिट सेल करना चाहती है और 20 रुपी पे 100 यूनिट सेल करना चाहती है। तो ए वाली फर्म भी इंडिविजुअल सप्लाई है और बी वाली अकेली फर्म भी इंडिविजुअल सप्लाई, पर इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो ये बन जाती है मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई इन दोनों को प्लस करके आएगी 70 और 150, तो ये होती है आपकी मार्केट सप्लाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है सारी इंडिविजुअल, मार्केट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज के बारे में। तो डिमांड और सप्लाई में चेंज, जैसे हमने पीछे अभी बजट लाइन में चेंज की बात की थी, तो उसमें हम करते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन। ठीक है, तो दो तरीके की थी। इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई में जो हम चेंज की बात करते हैं वो आती है आपकी शिफ्ट एंड मूवमेंट। दोनों में ही सेम है, इसीलिए मैं इन दोनों को इकट्ठा इकट्ठा चला रही हूँ। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, ये डिमांड पॉइंट से और ये सप्लाई पॉइंट से। तो यहाँ पे जब मैं चेंज की बात करूंगी तो चेंज क्या है, दो है आपके, एक है शिफ्ट, दोनों में है, एक है मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग, दोनों में शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई, मूवमेंट अलोंग डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट की। तो शिफ्ट किसकी वजह से आता है, शिफ्ट आता है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स देन प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स जो हैं वो जब अफेक्ट करते हैं डिमांड को तो शिफ्ट आता है। इसी तरीके से इसमें भी अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस के अदर फैक्टर्स, प्राइस से अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, तो चेंज आता है। तो अगर अदर फैक्टर्स, मान लीजिए आपका प्राइस फिक्स है, ये प्राइस है इतना ही है, तो मान लीजिए डिमांड आपकी पहले ये थी, अब क्या है डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अदर फैक्टर्स ने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिस वजह से डिमांड बढ़ी। इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंक्रीज। और कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से डिमांड क्या होगी, पीछे चलेगी, कम होगी। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। दोनों में समझ आ गया। इसी तरीके से सप्लाई जो है, मान लीजिए प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, ये प्राइस है। ठीक है, तो पहले सप्लाई ये थी, अब कुछ फैक्टर्स ने क्या कर दिया, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, अदर फैक्टर्स ने, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, ये क्या है, इंक्रीज। और कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पीछे की तरफ चली गई, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। ये शिफ्ट है, दोनों में शिफ्ट दिखा रहे हैं। अब क्या है, मूवमेंट अलोंग। तो मूवमेंट अलोंग जो है वो क्या होता है, सेम कर्व के ऊपर चेंज होता है प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से होता है चेंज। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी डिमांड कर्व है। ठीक है, ये डीडी कर्व डिमांड कर्व है। तो पहले क्या था, प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी। अब क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्राइस क्या हो गया, P1 हो गया, बढ़ गया, और उस वजह से क्या होगी, क्वांटिटी कम हो गई। तो जब प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और जब प्राइस कम हो जाता है, जब प्राइस कम हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। सिमिलरली जब हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं, ये आपकी सप्लाई कर्व है और मान लीजिए ये आपका प्राइस था P, ठीक है, और उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई थी क्या, तो मान लीजिए प्राइस क्या हो गया, P1 हो गया, बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन। वर्ड सेम है बट फर्क क्या है, प्राइस के बढ़ने घटने का, इसको ध्यान से देखना है। और जब प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी उसकी वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, ये आपका हो गया डिमांड और सप्लाई। आगे आपका आ गया इलास्टिसिटी। ठीक है, ये भी हम साथ साथ चलेंगे। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे हम डिमांड करते हैं, यहाँ पे सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, responsiveness to the change in the quantity demanded due to change in the price is called elasticity of demand। इसी तरीके से elasticity of supply क्या होता है, चेंज जो आया सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसको हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे। इसका एक फॉर्मूला तो होता है माइनस डाल के डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। भाई ये याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी डाल दो तो डिमांडेड है। और इसी तरीके से अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो माइनस नहीं डालना है यहाँ पे, तो सिर्फ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब मैंने माइनस क्यों डाला, तो माइनस इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। पर सप्लाई में उल्टा होता है, प्राइस सप्लाई के साथ प्राइस का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर ज्यादा सेल करता है, उसे फायदा होता है, और प्राइस के कम होने से प्रोड्यूसर कम सेल करता है क्योंकि उसे नुकसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसी तरीके से इसका दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज change in quantity supplied divide by percentage change in price। ठीक है जी, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज क्या है, हमारी 5 डिग्रीज होती है। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी भी बोलते हैं। एक होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसे हम जीरो भी बोलते हैं। एक होती है हमारी यूनिटरी, जिसे हम वन भी बोलते हैं। एक होती है आपकी ग्रेटर या मोर देन वन या यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, जो वन से ज्यादा होती है, ठीक है, और इसे मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। एक होती है आपकी लेस इलास्टिक या लेस देन वन, या ठीक है लेस इलास्टिक, तो ये होती है वन से कम होती है, ठीक है, वन से कम होती है। तो वन बड़ा हो गया, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, उससे छोटी होती है, तो ये होती है लेस इलास्टिक। ठीक है, ये आपको 5 की 5 डिग्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 की 5 डिग्रीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कॉस्ट एंड रेवेन्यू का। कॉस्ट क्या होती है, आपका खर्चा जो भी आप लगाते हो, और रेवेन्यू जो होता है वो होती है आपकी इनकम जो आप सेल से कमाते हो। कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन के ऊपर, जो भी आपने चीज प्रोड्यूस की उसके ऊपर आपका खर्चा जो आया, और रेवेन्यू जो आपने चीज प्रोड्यूस की उसको सेल कर दिया, सेल करने पे जो आपने कमाया उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। कॉस्ट में आपके 3 कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसी तरीके से रेवेन्यू में भी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होता है।
टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल जो भी आपका खर्चा हुआ। तो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स और एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स की कॉस्ट को मिला के जो बनती है वो होती है आपकी टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट के ऊपर जो खर्चा लग रहा है आपका। ठीक है, तो क्या करो, टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो क्यू से। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट में क्या है, दोनों ही आते हैं, तो दोनों को क्यू से डिवाइड कर दिया। तो एसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू होता है। ठीक है, तो एसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। तो ये क्या बन जाता है? ए बी सी भी बन जाता है और ए एफ सी भी बन जाता है। तो ए बी सी इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को मिला के भी एसी होता है। और अगला क्या है आपका? मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज किसमें? टोटल कॉस्ट में। तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, या टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितना भी हमने क्वांटिटी सेल किया और जितना उसका प्राइस था वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है डेल्टा, यानी चेंज जो टोटल रेवेन्यू में आ रहा है ड्यू टू क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से, या टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज आपको मैं साथ साथ करवा रही हूँ, इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। इनसे ही आपको आगे जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे इस तरीके के। ठीक है जी, तो मैं आपको शॉर्ट में इनकी कर्व्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी कर्व्स कौन सी हैं, किसके थ्रू करनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की कर्व कैसे है? वेट अ मिनट। हाँ जी, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट में आपका क्या आता है? दो चीजें आती हैं। एक आती है फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीनों लेंगे। ठीक है, इसको ए पॉइंट ले लीजिए। और यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के चेंज होने से जो चेंज ना हो कॉस्ट, उसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। क्वांटिटी के घटने या बढ़ने से जो है वो घटती या बढ़ती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस कर दो तो आपकी आ जाती है टोटल कॉस्ट। तो ये आती है आपकी टोटल कॉस्ट। तो अब जो ये डिस्टेंस है ना बीच में, ये किसकी वजह से? ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट कर्व। दूसरी आपकी आती है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। पहले एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो इस तरीके से होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इस तरीके से होती है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी आती है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये जो डिस्टेंस है ये धीरे 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 कम होता जाता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कम होती जाती है, इस वजह से इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपकी यू शेप्ड कर्व होती है, ये होती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब आपको बेसिकली क्वेश्चन जो आता है कर्व्स में से तो आ सकता है, एक क्वेश्चन आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एफसी। तो ये थोड़ी सी गलत बन गई है। ठीक है, तो ये आपकी होती है, हाँ जी, ये बन गई एसी कर्व। सॉरी, रुकिए मैं आपको दोबारा बनाती हूँ, ये थोड़ी सी गलत बन गई थी। तो अगर ये आपकी एसी कर्व है तो एमसी कुछ इस तरीके से बनती है। हाँ जी, ये आपकी आ गई एमसी कर्व। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है? जब एमसी डिक्लाइनिंग है तो एसी भी डिक्लाइनिंग होती है, पहली चीज।
दूसरी चीज, हमेशा एमसी जो है एसी के मिनिमम पॉइंट से कट करती है, मिनिमम पॉइंट से कट करके जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब एमसी बढ़ती है तो एसी भी बढ़ती है। अब ये तो सेम ही हो गया, एमसी घटती है एसी घटती है, एमसी बढ़ती है एसी बढ़ती है। फर्क क्या है? तो जब एमसी घटती है तो एसी भी घटती है, बट एमसी डिक्रीजेस फास्टर, मतलब एमसी बहुत कम हो जाती है एसी से। और जब एमसी बढ़ती है एसी भी बढ़ती है, बट एमसी इंक्रीजेस फास्टर देन एसी। तो एमसी एसी से ग्रेटर हो जाती है जब बढ़ती है। घटते टाइम कम होती है, बढ़ते टाइम एमसी ज्यादा होती है एसी से। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखना ही रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीआर की। टीआर की कर्व कैसी होती है, एआर की कर्व कैसी होती है, और एमआर की कर्व कैसी होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर करते हैं। जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ये होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे y x, तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू आता है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आती है। और जो MR और AR कर्व्स होती हैं ये हम इसके नीचे ही बना देंगे। ठीक है, तो आपकी जो MR कर्व और AR कर्व्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। ये MR होती है, ठीक है, और ये AR कर्व होती है। जहां पे TR मैक्सिमम होती है वहां पे MR क्या होती है, 0 होती है। तो जब TR बढ़ती है MR घटती है, जब TR मैक्सिमम होती है MR 0 होती है, और जब TR कम होने लग जाती है तो MR नेगेटिव। मतलब 3 रिलेशन निकले। When TR increases MR decreases, second when TR is maximum MR 0, एंड थर्ड जब TR क्या है, डिक्लाइन कर रही है तो MR क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस्ट और रेवेन्यू का टॉपिक। अगला आता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन का। अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन करनी होती है तभी कॉस्ट होती है। तो प्रोडक्शन क्या है, वो रिलेशनशिप शो करती है जो हम इनपुट्स या फैक्टर्स लगाते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेनली हमारे पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, लेबर और कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल को लगा के हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। पर लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत समय होता है, तो इसलिए सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास नहीं रहता। तो इनको डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास 3 टर्म्स होती है, टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, मतलब अगर मैंने 100 लेबर लगाए और 1,00,000 रुपए लगाया तो उससे जो मैंने प्रोडक्शन की वो प्रोडक्शन को मैं बोलूंगी टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एपी क्या होता है, एक लेबर लगाने से मैंने कितना प्रोड्यूस किया, तो इसको हम बोलते हैं टीपी अपॉन लेबर। ठीक है, इसी तरीके से एमपी क्या होता है, चेंज, मार्जिनल चेंज होता है प्रोडक्ट। तो डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा एल, लेबर में चेंज आने की वजह से प्रोडक्ट में कितना चेंज आया उसे हम बोलते हैं टीपी, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारे पास
एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट रन में अप्लाई करता है, तो वो आपको डिफाइन करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो टैबुलर से भी डिफाइन करना है, डायग्रामेटिक से भी डिफाइन करना है। तो डायग्राम इन एक्चुअली डिफिकल्ट होती है, तो मैं डायग्राम से ही आपको समझा रही हूँ। ठीक है, टेबल से इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एमपी है, ये एपी है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज, ये आपकी सेकंड स्टेज एंड ये थर्ड। इसको आप फर्स्ट स्टेज बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो, इसको थर्ड बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाई एक्स, यहाँ पे आपका लेबर होता है एक्स पे, और ये आपका टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ बनाओगे। तो जब फर्स्ट स्टेज होती है तो टीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एमपी भी इंक्रीज करती है। तो ये होती है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब इंक्रीज करता है सारा कुछ, तो आप बढ़ाते हो प्रोडक्शन को, और बढ़ाते हो, और लेबर लगाते हो, और बढ़ाना चाहते हो। ये आती है आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड में क्या होता है, टीपी बढ़ तो रही है पर एमपी क्या है, कम हो रही है। तो इट मीन्स लेबर लगाने से आपको फायदा तो मिल रहा है पर उतना फायदा नहीं मिल रहा। तो इट मीन्स क्या है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, इसमें क्या है, आपको फायदा तो मिल रहा है पर उतना फायदा नहीं मिल रहा, तो इसमें भी आप प्रोडक्शन करते हो। थर्ड स्टेज में आ जाता है, टीपी डिक्लाइन करता है, तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इट मीन्स इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब कि अगर लेबर और लगाया तो हमारी प्रोडक्शन होने की जगह पे क्या होने लग जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन ही कर जाएगी, होएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, आपका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। ये इस वजह से सारी चीजें हमारी, ये तीनों स्टेजेस आपको लिखने हैं। और सेकेंड स्टेज होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज, जिसमें प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, ये आपका हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टी आर माइनस टी सी। जैसे हमने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट किया, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब हम माइनस कर देंगे तो वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हमारे इसमें MRMC अप्रोच है। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं, मेनली दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, मतलब प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ठीक है, MRMC अप्रोच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि MR जो है वो MC के इक्वल होना चाहिए, और जो MC है वो राइजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको दो तरीके से हम समझाएंगे, पहले टेबल से देखते हैं। ठीक है, तो टेबल में क्या है, क्वांटिटी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से क्वांटिटी ले लीजिए। MR ले लीजिए, जैसे MR हमारा फिक्स होता है इसमें, तो 10 ले लीजिए। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, वो सिचुएशन जहाँ पे हमारा MR AR दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो MC क्या होता है, MC क्या होता है, पहले मान लीजिए कि 12 है, फिर 10 है, फिर क्या हो गया, 8 हो गया, फिर
7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6, 8, 10, 12 एंड 15, इस तरीके से हो गया। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी है, ठीक है। तो एम आर और एम सी दो जगह पे इक्वल है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इट मीन्स दो जगह पे इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। दूसरी क्या है, एम सी राइजिंग होनी चाहिए। एम सी राइजिंग मतलब अगर हम यहां तक देखें तो यहाँ पे क्या है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, फर्स्ट वाली कंडीशन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इक्वल है। उसके बाद यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एम सी जो है वो क्या है, लेस है एम आर से। फिर क्या है, एम सी क्या है, ग्रेटर है एम आर से। तो हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होना चाहिए, एम सी राइजिंग होनी चाहिए। कब राइजिंग होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम के बाद, आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब जब हम इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। मतलब ये देखिए, अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे आपका एम आर और एम सी आएगा, तो ये आपका हो गया एम आर कर्व, ये आपकी आ गई एम सी कर्व। तो इक्विलिब्रियम दो जगह पे हो सकते हैं। हमने बोला एम सी राइजिंग होनी चाहिए, यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है, कम हो रही है, फिर फॉल हो रही है, फॉल हो रही है, फॉल हो रही है। यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, यहाँ से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही कहाँ पे है, यहाँ पे है। इंक्रीजिंग पोर्शन कहाँ पे, यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, और डायग्राम में भी ये इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या है, ओ क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, क्यू वन नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम ई पे होगा, एफ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है। अब अगर हम डिफाइन करें कि अगर वो कम करता है, तो कम पे तो भाई उसको ज्यादा प्रॉफिट होना था, ये ट्रायंगल प्रॉफिट होना था, तो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, वो इसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहा जितनी उसकी लगनी चाहिए। इस वजह से ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। और अगर वो यहाँ पे चला जाता है हायर पे, तो उसको इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ये ट्रायंगल उसका लॉस में आ जाएगा। इस वजह से वो आगे भी नहीं जा सकता और पीछे भी नहीं जा सकता। तो उसे प्रॉफिट यहाँ पे होने की बजाय क्या होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि उसकी टीवीसी कवर नहीं हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट आपका, अभी मैंने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन की, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट के लिए वो प्लेस, प्लेस क्या है, फिजिकल प्लेस नहीं है, ये फिजिकल भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ये दोनों है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज डील किए जाते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। तो मतलब फिजिकल और डिजिटल ये भी हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है, गुड्स और सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, बायर होना चाहिए और सेलर होना चाहिए। तो ये फीचर्स होते हैं एक मार्केट के, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। तो परफेक्ट मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स आएगा, ठीक है, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट फिक्स्ड प्राइस। तो बायर्स एंड सेलर्स आना था, ठीक है, एंड बायर्स भी आएगा, मतलब दोनों होते हैं, बट सेलर्स सेलिंग कर रहे होते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म। अच्छा, आप सबकी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनते हो, तो सबकी सेम कलर की होती है, सेम डिजाइन होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब है सेम,
कि सेम चीज है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी तरीके से डिफरेंट नहीं है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट और फिक्स प्राइस होता है, प्राइस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मार्केट में फिक्स प्राइस पे सेम तरीके का प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे होते हैं और बायर्स ले रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो यही इसके फीचर्स हैं। तो पहला फीचर क्या हो गया, लार्ज बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा फीचर क्या हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तीसरा फीचर क्या हो गया, प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्म जो है वो प्राइस डिसाइडर नहीं है, प्राइस टेकर है, ठीक है। तो प्राइस बनाता कौन है, मार्केट बनाती है। तो मार्केट में जहां पे ये डिमांड होती है और सप्लाई होती है, जहां पे ये कट करती है वहां पे प्राइस डिसाइड होता है, और फर्म जो है उस प्राइस के ऊपर जितने मर्जी गुड्स को सेल कर सकती है। तो ये फर्म की है और ये मार्केट की है, ठीक है। तो एक फर्म किसी भी, मतलब जो मार्केट का प्राइस फिक्स है उस पे क्वांटिटी जितनी मर्जी 10 बेचे, 20 बेचे, 30 बेचे, कितनी भी बेच सकती है, ठीक है। तो फर्म क्या है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कोई भी फर्म आ जा सकती है, फ्री टू एग्जिट एंड एंटर, आपकी मर्जी आप आ सकते हो, आपकी मर्जी आप जा सकते हो। फ्री फ्रॉम चेक्स, चेक मतलब गवर्नमेंट चेक्स, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो गवर्नमेंट कोई भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अगली फीचर क्या होती है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कोई भी सेलिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे हो गए फीचर्स। उसके बाद डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, मैंने अभी आपको बताया कि फर्म क्या है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, ठीक है। तो फर्म का प्राइस क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, जितना मर्जी चेंज आ जाए क्वांटिटी में, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आ सकता, परफेक्टली इलास्टिक है ये, फिक्स है ये। तो डिमांड कर्व क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है इसकी, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब आपका आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है। तो अभी हमने वही चीज की थी, मार्केट में डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर गई, प्राइस डिटरमाइन हो गया, तो ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि प्राइस बढ़ रहा है, बाय चांस प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। और ये भी हो सकता है कि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, तो ये होती है एक्सेस डिमांड। अब दोनों में एक्सेस आ गया तो क्या हो सकता है, एक्सेस सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट डिमांड, ठीक है। ये टर्म्स आ सकती हैं आपको। एंड एक्सेस डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट सप्लाई, मतलब जहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो जाएगी, जहां पे सप्लाई ज्यादा है वहां पे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आ सकती है या डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। तो डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं। तो एक्सेस सप्लाई को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो सप्लायर के गुड्स बिक नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने प्राइस को धीरे धीरे कम कर देगा ताकि उसके गुड्स बिकने शुरू हो जाए, तो दोबारा इक्विलिब्रियम रीअटेन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो क्या होगा, प्राइस बहुत कम है और बायर्स बहुत सारे हैं, वो लेना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो बायर्स क्या करेंगे, आपस में बिडिंग करने लग जाएंगे कि मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे देता हूँ, मुझे दे दो। तो इस तरीके से प्राइस क्या है, अपने आप धीरे धीरे अप हो जाएगा और इक्विलिब्रियम रीअटेन हो जाएगा, ठीक है। ये होती है।
अब क्या है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। वो बहुत सारी सिचुएशंस कौन सी होती हैं, जैसे अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, शिफ्ट अगर सिर्फ डिमांड में करें हम, ठीक है, तो डिमांड में शिफ्ट क्या है, दो तरीके से होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब डिमांड में सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। चलो ये रहा डिमांड, डिमांड में ये इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और ये आपका, ये रही डिमांड, ये हमने डिक्रीज कर दिया डिमांड में, ठीक है। तो इंक्रीज ये है, डिक्रीज ये है। तो अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा, ये आपकी आ गई सप्लाई कर्व, ठीक है, नॉर्मल सप्लाई कर्व। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा कि अगर पहले पी प्राइस और क्यू क्वांटिटी थी, डिमांड में शिफ्ट आने की वजह से प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, दोनों बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हमारी शिफ्ट यानी डिक्रीज आने की वजह से प्राइस भी घट गया और डिमांड भी घट गई। ये पहली सिचुएशन आ गई, ठीक है। ये तो थी सिंपल डिमांड कर्व। अगर मैं बोलूं डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड में शिफ्ट आ सकता है इंक्रीज और डिक्रीज का परफेक्टली इलास्टिक में। ये डिमांड कर्व है, सॉरी, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो अगर डिमांड कर्व में इंक्रीज आ गया, D1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, प्राइस में इंक्रीज होगा, क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये सप्लाई और ये सप्लाई, तो क्वांटिटी फिक्स हो गई, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, प्राइस क्या कर देगी सप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो इसमें है अगर डिमांड जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कर्व हो जाए, ठीक है, तो कौन सी चेंज होगी, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगी। तो सप्लाई या तो इधर जाएगी या सप्लाई इधर जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपकी डिमांड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, तो भी सप्लाई कर्व आपकी क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, या तो सप्लाई इधर जाएगी या सप्लाई इधर जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर सप्लाई शिफ्ट करेगी तो क्वांटिटी में चेंज आएगा, डिमांड की वजह से, डिमांड क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक में सप्लाई के शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिचुएशन आएगी। अगर मैं आपको अब सप्लाई की वो दिखाऊं, मतलब डिमांड में चेंज आ रहा है, तो सप्लाई इनइलास्टिक या इलास्टिक होगी। तो अगर मैं सप्लाई को इलास्टिक कर दूं, तो ये आपकी डिमांड और ये डिमांड में इंक्रीज, तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्यू से Q1। और डिमांड अगर डिक्रीज कर गई तो Q से Q2, क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये डिमांड कर्व्स हैं, D से D1 और D से D2। इसी तरीके से अगर हमारी सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो डिमांड कर्व से अगर डिमांड कर्व क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, तो क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर डिमांड कर्व डिक्रीज कर गई तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी डिमांड कर्व्स या सप्लाई कर्व्स आपको शिफ्ट करके दिखानी है। तो ये सारी सिचुएशंस आपकी आती हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में। ये सारी सिचुएशंस आपको पेपर में आ सकती हैं, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके अलग अलग केस स्टडीज डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया, अब ये मैंने सारी प्राइस की शिफ्ट, डिमांड की शिफ्ट, सप्लाई की शिफ्ट, ये सारी आपको समझा दी हैं। एक बार इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक इसी में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का। गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन सी है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग।
प्राइस सीलिंग। अच्छा, सीलिंग वर्ड क्या बता रहे, सीलिंग क्या होती है, आपकी छत, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट जो डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरा वर्ड है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग, फ्लोर क्या होता है, जमीन, तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम लिमिट, ठीक है। तो अगर आपको एमएसपी पता है, मिनिमम सेल प्राइस, तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर लगाता है, एग्री की एमएसपी होती है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मिनिमम सेल प्राइस डिसाइड कर देती है, सो दैट फार्मर्स को क्या है, नुकसान ना हो, ठीक है। अब हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की डायग्राम करते हैं। तो ये आपकी डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व, ठीक है। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। बट प्राइस सीलिंग क्या होती है, डिमांड के पॉइंट से डिसाइड की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इतनी डिमांड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम लिमिट ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्राइस फ्लोरिंग। तो ये हो गया प्राइस फ्लोरिंग। तो इसको ना डायग्राम को याद करने का तरीका क्या कर लो, फ्लोर, अब डायग्राम उल्टी है, तो फ्लोर हमारा ऊपर है, सीलिंग हमारी नीचे है, ठीक है। तो प्राइस फ्लोरिंग क्या है, नीचे होती है, प्राइस फ्लोरिंग क्या है, ऊपर होती है, और प्राइस सीलिंग क्या है, नीचे होती है, ठीक है। तो मिनिमम ये किसके पॉइंट से डिसाइड किया, ये डिमांड की डायग्राम को देख के, मतलब डिमांड की कर्व को, क्योंकि मैक्सिमम इसका डिमांड डिसाइड करनी है, ठीक है। तो डिमांड मैक्सिमम इतनी हो सकती है, तो प्राइस सीलिंग कह दिया। मिनिमम डिमांड कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, ये वाला पॉइंट हो सकता है मिनिमम, तो इसे हमने क्या कह दिया, प्राइस फ्लोरिंग। तो इस तरीके से आपकी ये डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक आपका प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट लगाती है इसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपका सारा मैंने माइक्रो का सिलेबस कवर किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की शॉर्ट क्लास हमने सारी की है, कि एक एक चीज आपको समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीज में नहीं समझ आया है, तो मेरी डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, ठीक है। मैं साथ में इनको टैग कर दूंगी, आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।